आज के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज पर आधारित महत्वपूर्ण प्रमेय। प्रमेय का स्टेटमेंट है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, सिद्ध कीजिए। ये प्रमेय 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है और ये प्रमेय या इस पर आधारित समस्याएं हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं और 10th स्टैंडर्ड में भी इस प्रमेय पर आधारित बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो बोर्ड परीक्षा में भी आती रहती हैं। इसलिए इस प्रमेय को ध्यान से समझने की आवश्यकता है और इसका उपयोग किस प्रकार होता है ये भी समझने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रमेय की उत्पत्ति को। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस कथन में हमें क्या दिया है। जो यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC में, अब यहाँ पर इस प्रमेय के स्टेटमेंट में किसी त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो हमने ये नाम अपने हिसाब से ले लिया है। आप अन्य कोई नाम भी लिख सकते हैं, जैसे PQR XYZ, जो भी हम चाहें उचित लगे वो त्रिभुज का नाम हम दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने त्रिभुज ABC लिया है। तो यहाँ त्रिभुज ABC में दो भुजाओं, अर्थात यहाँ लिखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो यहाँ पर भी दो भुजाएं लिए मैंने, एक तो लिए AB और दूसरी AC। इनके मध्य बिंदु लिए हैं D और E। यानी यहाँ जो नीचे चित्र बना रखा है इसमें त्रिभुज AB और C ये मूल त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं, एक तो लिए मैंने AB और दूसरी लिए मैंने AC। इन दोनों ही भुजाओं के मध्य बिंदु मैंने क्रम से D और E लिए हैं और इनको मिलाने वाली रेखा DE खींची गई है यहाँ पर। तो ये लिखा है त्रिभुज ABC में दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदुओं क्रम से D और E को मिलाया। अर्थात यहाँ पर मध्य बिंदु बताया है D और E को, तो यहाँ पर मध्य बिंदु की स्थिति में यहाँ पर ये D मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब हुआ कि AD पार्ट और ये जो BD पार्ट है नीचे का, ये दोनों बराबर हुए। इसी प्रकार इधर वाली भुजा जो AC है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें भी ये मध्य बिंदु होने के कारण AE और CE ये दोनों पार्ट भी बराबर होंगे, जो यहाँ मैंने लिख दिया है। ऊपर वाले इस कथन का मतलब है कि ये खंड बराबर होंगे, अर्थात AD बराबर BD तथा AE बराबर CE, और इस प्रकार हमें समीकरण 1 प्राप्त होता है। अब हमें सिद्ध करना है प्रमेय के अनुसार, यहाँ पर जो रेखा हमने खींची है मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ये जो DE रेखा खींची है, ये तीसरी भुजा बच गई अपनी BC। दो भुजाएं काम में आ चुकी हैं, AB और AC इनके मध्य बिंदु ले लिए हैं, यहाँ पर तीसरी भुजा बच रही है BC। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE है वो तीसरी भुजा BC के समांतर होगी और इसकी आधी होगी। तो यहाँ लिख दिया है DE समानांतर BC तथा DE बराबर 1/2 BC। तो ये दो पार्टों में हमें इसको अप्रूव करके बताना है। इसके बाद यहाँ पर आवश्यकता अनुसार हम एक रचना करेंगे जो चित्र में भी यहाँ डॉट लाइन से व्यक्त की हुई है और इधर लिखा भी है। लिखा है DE को बिंदु F तक इस प्रकार बढ़ाया कि DE बराबर EF हो। यानी ये जो DE रेखा है इसको ही आगे बढ़ाया है F बिंदु तक, लेकिन बढ़ाने की शर्त यह है कि जितनी ये DE है उतनी ही इसको आगे EF तक बढ़ा कर F को C से मिला दिया है। जो यहाँ लिखा भी है F को बिंदु C से मिलाया। इस प्रकार हमें समीकरण 2 प्राप्त होता है। अब हम शुरू करते हैं इसकी उपपत्ति। तो उपपत्ति में यहाँ सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे और उनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मैंने त्रिभुज यहाँ पर ADE व CEF लिया है। यानी ADE तो ये ऊपर वाला त्रिभुज है, यहाँ से AD और E, और दूसरा नीचे वाला त्रिभुज है ये वाला CE और F, ये वाले, ये दो त्रिभुज मैंने यहाँ पर चूज किए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी शर्तें हैं जो पहले से ही ऑलरेडी बराबर हैं
उनको हम यहाँ विवरण स्वरूप लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डी ई बराबर ई एफ, ये जो डी ई है ये इस ई एफ के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये हमने रचना में कार्य किया है कि जितनी डी ई है उतनी ही ई एफ है। ये समीकरण 2 से हमने यहाँ पर प्रयुक्त कर लिया, या यहाँ रचना से भी लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे वाली शर्त है कोण ए ई डी। यहाँ ध्यान दीजिए, कोण ए ई डी यानी ये वाला कोण, और दूसरा है नीचे वाला कोण सी ई एफ, ये वाला कोण। ये जो कोण है सी ई एफ, ये दोनों बराबर कोण हैं और इनका कारण है ऑपोजिट वर्टिकल एंगल यानी शीर्षाभिमुखी कोण। इसके बाद है ए ई बराबर सी ई, यानी यहाँ ए ई और सी ई ये दोनों पार्ट बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी ई है, वो ए सी का मध्य बिंदु है जो मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ पर हम समीकरण 1 से भी लिख सकते थे और यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में ये 3 शर्तें ऑलरेडी बराबर हैं, जो कि सर्वांग समता के एक नियम को पूरा करती हैं। अर्थात दो भुजाएं और इनके बीच का एक कोण बराबर है, तो हम इसे लिखेंगे एस ए एस नियम, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से। ये लिखा है यहाँ पर भुजा कोण भुजा, इसको हम सिंबल के रूप में एस ए एस यानी साइड एंगल साइड नियम भी पढ़ते हैं। तो इस नियम के तहत हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कह सकते हैं। यानी जो हमने पहले त्रिभुज लिए हैं, ये वाले दोनों त्रिभुज, इनको हम सर्वांगसम कह सकते हैं। इनका नाम यहाँ भी लिखा है, ये वाला, इनको सर्वांगसम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको सर्वांगसम लिख दिया है। ये त्रिभुज ADE इज कॉन्ग्रुएंसिव त्रिभुज CEF। जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं किसी नियम के तहत, तो ध्यान दीजिए उनमें शेष बचे संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए ये दो त्रिभुज थे जिनमें एक था ADE और दूसरा CEF। यहाँ पर मैंने इनको लिखा है। तो ध्यान दीजिए इनमें जो शर्तें बराबर थी उनको छोड़ने के बाद जो शेष बच गए, यानी एक भुजा और दो कोण बच गए हैं, वो भी बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिए दो कोण बचे हैं, जिनमें एक तो कोण है DAE बराबर ECF यानी DAE, और यहाँ पर लिखा है ECF अर्थात संगत कोण। एक ही संगत कोण सा है C, और दूसरी है भुजा AD बराबर CF, ये AD वाली और ये वाली CF। ये दोनों भुजाएं भी संगत भुजाएं होने के कारण बराबर होंगी। और तीसरी शर्त है एक कोण ADE बराबर कोण CFE, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी बराबर होंगे। अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों में शेष बचे संगत अवयव बराबर होने की स्थिति में ये जो तीन शर्तें हैं हमें यहाँ पर परिणाम स्वरूप प्राप्त होती हैं। यहाँ पर त्रिभुजों का नामकरण हमने इस प्रकार लिया है कि पहली स्थिति में जो त्रिभुज बना हुआ था, यहाँ पर ध्यान दीजिए ऊपर ये त्रिभुज ADE, तो इसका नाम हमें जैसे था वैसे के वैसे लिखना है। लेकिन दूसरे त्रिभुज का नामकरण करते समय हम उन शर्तों का प्रयोग करेंगे जो हमें इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करने में प्रयुक्त की हैं। तो वो शर्तें हैं ये वाली 3। देखो DE के संगत EF करनी है, कोण E के संगत कोण E रखना है, और AE के संगत CE करनी है। तो देखो DE के संगत EF करने का प्रयास किया गया है। ये देखिए DE के संगत EF, ये नीचे है तो ये भी नीचे की है। इसके बाद दूसरी शर्त है ये वाली, कोण E के संगत कोण E रखना है। तो यहाँ पर कोण E जहाँ लिखा है उसी साइड में मैंने दूसरे त्रिभुज में E लिखा है, और बच गया तीसरा शीर्ष स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन त्रिभुजों का नामकरण करके ये तीन शर्तें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ समीकरण जो 5 आ रहा है नीचे,
इससे स्पष्ट है कि एकांतर कोण बराबर होने के कारण हम कह सकते हैं कि ए बी या ए बी को हम बी डी भी लिख सकते हैं, ये समानांतर सी एफ होगी। अब यहाँ पर मैंने ये क्लियर किया है कि ये कोण ए डी ई और कोण सी एफ ई, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एकांतर कोण होने के कारण है। अब एकांतर कोण कैसे हैं, ये हम आकृति में चल करके देखते हैं। ध्यान दीजिए, कोण ए डी ई ये वाला है, ये वाला कोण ए डी ई, और दूसरा कोण है यहाँ पर ये वाला ई एफ सी। देखिए यहाँ पर ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इस स्थिति में ये जो स्थिति बन रही है यहाँ पर, ये एकांतर कोण की बन रही है, ये वाली एकांतर कोण की बन रही है। तो ये लिखा है ए बी समाना ए बी, या इसको बी डी भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर ए बी या बी डी ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ए बी को बी डी मैंने इसलिए लिखा है कि ये बी डी इसके सामने वाली इसके बराबर प्रयुक्त की जा सके। तो समांतर रेखा लिखने के लिए हम ए बी प्रयुक्त करें या इसका बी डी नाम प्रयुक्त करें, भुजा का नाम हम कहीं से भी शुरू करके लिख सकते हैं। तो ये एकांतर कोण यहाँ जेड बन रहा है, ये एकांतर कोण में ये दोनों भुजाएं प्रयुक्त हो रही हैं, ए बी का हो चाहे बी डी, या फिर इधर हो रहा है सी एफ। तो एकांतर कोण बराबर होने के कारण इन दोनों भुजाओं को हम समांतर कह सकते हैं। ये हमने यहाँ पर परिणाम में लिखा है और समीकरण 6 प्राप्त किया है। इसके बाद समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 क्या है ये देख लेते हैं। समीकरण 1 है, इसमें लिखा है यहाँ पर ये वाला ए ई बराबर सी ई, ये ए ई बराबर सी ई, और इधर लिखा है, एक बार पुनः देख लेते हैं, ये ए ई बराबर सी और इधर लिखा है ए डी बराबर बी डी। आवश्यकता अनुसार हम इन दोनों शर्तों में से कोई सी भी एक शर्त काम में ले सकते हैं। और समीकरण 4 में क्या है ये देख लेते हैं। समीकरण 4 में है ए डी बराबर सी एफ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 का ये पहला पार्ट और समीकरण 4 में ये बायां पक्ष बराबर है, तो इनका दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो मैंने यहाँ दायां पक्ष बी डी और इसका दायां पक्ष समीकरण 4 का सी एफ, इनको बराबर करके समीकरण 7 प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर समीकरण 6 और 7 क्या स्पष्ट कर रहे हैं, ये लिखा है कि चतुर्भुज BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा क्यों कि इन दोनों शर्तों के कारण हम किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो चतुर्भुज बन रहा है अपने पास, जिसका नाम है BCFD, इसमें हमने समीकरण 6 और 7 में ये स्पष्ट किया है कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कौन सी, BD समानांतर CF और BD बराबर CF, ये क्लियर किया है। और जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर और बराबर होता है, तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, जो मैंने यहाँ पर यही स्पष्ट किया है समीकरण 6 और 7 से। जब हम किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, तो फिर उसकी दूसरी सम्मुख भुजाओं का जोड़ा भी समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। तो यहाँ पर हमने फिर से आगे क्लियर कर दिया है कि अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा जोड़ा प्रयुक्त किया है, यानी अब की बार DF या इसको हम DE भी कह सकते हैं। ये ऊपर लिया है, ये DF, ये जो बीच वाली है इसको DF या DE लिख सकते हैं। ये BC के समांतर हो जाएगी, क्योंकि इस वाले जोड़े के कारण हमने इसको समांतर चतुर्भुज कहा है। तो दूसरा जोड़ा बच रहा है ये DF और BC वाला, तो इसको हम समांतर लिख सकते हैं और इनको हम बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही मैंने प्रयुक्त किया है कि ये DE या इसको DF लिख सकते हैं समानांतर BC तथा
डी एफ बराबर बी सी। अब आकृति में देखिए डी एफ, यह है डी एफ, यहाँ पर आकृति में ये डी एफ यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है। इसके दो पार्ट हो रहे हैं डी ई प्लस ई एफ, जो यहाँ पर मैंने इसको तोड़ के लिखा है डी एफ को डी ई प्लस ई एफ बराबर बी सी चल रहा है। यहाँ पर समीकरण 2 का मैंने प्रयोग किया है। समीकरण 2 का प्रयोग क्या किया है, ये देखिए डी ई और ई एफ दोनों बराबर है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट रचना में हमने बराबर किए थे। ये बराबर होने के कारण हमने यहाँ पर इसको प्रयुक्त किया है। ये वाला समीकरण 2 से प्रयुक्त कर दिया, डी ई को डी ई रख दिया और ई एफ की जगह हमने डी ई का प्रयोग कर दिया। सामने बी सी चल रही है। इसके आगे यहां देखिए, ये आपका इधर वाला पार्ट ये डबल हो गया डीई प्लस डीई, ये डबल हो गया है 2DE और सामने वाली स्थिति वही BC चल रही है। इसके बाद ये जो 2 है इसका हम इधर नीचे की ओर भाग दे सकते हैं, तो ये DE बराबर 1/2 BC। तो दोनों शर्तें हमें प्राप्त हो गई कि DE समानांतर BC और DE बराबर 1/2 BC। हमें अपनी प्रमेय में सिद्ध क्या करना था, जो यहाँ लिखा है DE समानांतर BC तथा DE बराबर 1/2 BC। ये शर्तें मिलकर के हमें प्राप्त हो गई हैं। यहाँ पर DE समानांतर BC और DE बराबर 1/2 BC। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रमेय का हमें हल प्राप्त होता है और यहीं पर ये प्रमेय सिद्ध हो जाती है। अब इस प्रमेय पर आधारित एक महत्वपूर्ण उप प्रमेय भी हम यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार होगी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, सिद्ध कीजिए। यानी यहाँ पर प्रमेय यह है कि कोई भी त्रिभुज लेकर के, जैसे मैंने यहाँ पर ABC लिया है, इसकी एक भुजा AB को चुना है मैंने, इसका मध्य बिंदु ले लिया D और दूसरी भुजा को मैंने चुना है BC को, तो इसके समांतर यहाँ पर रेखा खींची है। यहाँ पर एक तो ली है भुजा AB का मध्य बिंदु, दूसरी भुजा हमने ली है BC। तो यहाँ मध्य बिंदु से BC के समांतर ये DE रेखा खींची गई है। अब ये तीसरी भुजा AC को भी E बिंदु पर काटती है, ये हमें दे रखा है। यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC में एक भुजा AB के मध्य बिंदु D से दूसरी भुजा BC के समांतर रेखा खींची, अर्थात DE समानांतर BC हमें दिया गया है, जो कि तीसरी भुजा AC को बिंदु E पर काटती है। अतः यहाँ पर हमें कौन सी शर्तें उपलब्ध हैं, AD बराबर BD, क्योंकि यहाँ DAB का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों पार्ट इस भुजा के बराबर होंगे। ये समीकरण 8 हमने प्रयुक्त कर दिया है और सामने लिखा भी है कारण भी कि DAB का मध्य बिंदु है। इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो E है AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AE और CE पार्टों को बराबर सिद्ध करके बताना है और कहना है कि EAC का मध्य बिंदु है। अब हमने इसमें उसी प्रकार से थोड़ा सा भाग रचना का जोड़ा है, जो इस प्रकार है। DE को बिंदु F तक इस प्रकार बढ़ाया कि DE बराबर EF और F को C से मिलाया, यानी रचना वही की है जो हमने मूल प्रमेय में की थी। अब यहाँ पर फिर से हम इन्हीं त्रिभुजों को चूज कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को फिर से हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें एक इसके सर्वांग समता के नियम की आवश्यकता होगी, जो यहाँ पर प्रयुक्त किया है। त्रिभुज ADE और त्रिभुज CEF में कोण DAE बराबर कोण ECF, ये दोनों बराबर हैं। यानी DAEF कौन सा है, ये ऊपर वाला, और इधर नीचे है ये वाला जो ECF है। ये दोनों कोण बराबर हैं। ये कहाँ से प्रयुक्त किए हैं, ये हमने प्रयुक्त किए हैं समीकरण 3 से। ये जो पहले हम निकाल चुके हैं समीकरण 3, क्योंकि ये कंडीशन पहले हम प्राप्त कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर सीधा इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये समीकरण 3 हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर AD बराबर CF लिखा है, ये भी समीकरण 4 से हमने प्रयुक्त किया है। समीकरण 4 में हम ये पहले निकाल चुके हैं AD बराबर CF, तो इसको सीधा सीधा यहाँ पर प्रयुक्त
कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रयुक्त कर लिया समीकरण 4 से। इसके बाद कोण ADE बराबर कोण CFE, ये समीकरण 5 से हमने प्रयुक्त कर लिया है। ये समीकरण 5 भी हम पहले निकाल चुके हैं, तो समीकरण 5 का प्रयोग सीधे वहां पर कर लेते हैं, क्योंकि ये शर्तें हमें प्राप्त हो चुकी हैं। तो ये तीनों शर्तें मिलकर के फिर से एक सर्वांग समता की नियम का निर्माण करती हैं, और वो सर्वांग समता का नियम है कोण भुजा कोण, क्योंकि दो कोण हो गए, एक ये कोण है, एक पीछे वाला ये कोण है, ये जो नीचे यहाँ पर लिखा है, और एक यहाँ पर भुजा प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर नियम बन रहा है कोण भुजा कोण, इसको ASA नियम भी कहते हैं, यानी एंगल साइड एंगल नियम भी कहते हैं। तो इस नियम के तहत हम इनको सर्वांग सम कह सकते हैं। और फिर सर्वांग सम त्रिभुजों में शेष बचे संगत अवयव बराबर होते हैं। तो सर्वांग शेष बचे संगत अवयवों का पता करने के लिए फिर से मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, और उनका नामकरण फिर से उसी नियम के तहत इन शर्तों का प्रयोग करते हुए दिया है। पहले का नाम ADE सीधे तौर पर दिया है, दूसरे का नाम इन शर्तों के तहत, यानी कौन सा कोण किसके बराबर है। जैसे यहाँ पर लिखा है कोण A के बराबर C है, तो यहाँ पर जहाँ A है वहाँ दूसरे त्रिभुज में मैंने C लिखा है। इसके बाद यहाँ कोण D की जगह कोण F है, तो D की जगह यहाँ F लिख दिया। तीसरा शीर्ष स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका नामकरण करने के बाद इनके शेष बचे संगत अवयव बराबर लिखेंगे। उनमें से यहाँ मैंने लिखा है AE बराबर CE, यहाँ ध्यान दीजिए AE बराबर CE, ये दोनों संगत हैं। ये वाला AE और इधर है CE, ये संगत अवयव बराबर होने के कारण बराबर हैं, जो यहाँ पर लिख दिया है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि ये दोनों पार्ट बराबर हैं। तो हम इसके चित्र में चल करके देखते हैं कि ये क्या स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपके पास ये AE बराबर CE, तो यहाँ से हम क्या स्पष्ट करेंगे कि ये दोनों खंड बराबर होने के कारण EAC का मध्य बिंदु है। तो मैंने यहाँ भी यही लिखा है कि EAC का मध्य बिंदु है। अब हमें उपप्रमेय में क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि EAC का मध्य बिंदु है, जो कि सिद्ध हो चुका है। और इस प्रकार से हमें अपनी उपप्रमेय का परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम इसी बिंदु के साथ इसका समापन करते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और यदि हाँ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और भी कोई मैथमेटिक्स से संबंधित आपको समस्याएं हैं जिनका आप सरल सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इनका सॉल्यूशन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।